हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। +2 क्लास आज मैं आपके लिए द थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फेने लेकर आया हूँ। मैं सुरेंद्र कुमार, लेक्चरर इन इंग्लिश, आपका इस लेसन के सेशन में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, इस लेसन को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अटेंटिव होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस लेसन का जो मेन कंटेंट है वो क्या है। तो प्लीज़ बी अटेंटिव एंड लेट्स स्टार्ट द लेसन। सबसे पहले राइटर के बारे में जानते हैं, जैक फेने के बारे में। इनका नाम बचपन में जॉन फेने था। 1911 से लेके 1995 का इनका टाइम पीरियड है। इनका रीनेम किया गया एज वॉल्टर ब्रैडन फेने इन ऑनर ऑफ हिज फादर। इनके फादर के ऑनर में इनका नाम जो है रीनेम इनका किया गया वॉल्टर ब्रैडन फेने, बट इन्हें जैक फेने के नाम से ही जाना जाता है। अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, और ज़्यादातर इन्होंने साइंस फिक्शन और थ्रिलर्स लिखे हैं। टाइम एंड अगेन जो बुक थी इनकी, वो सबसे ज़्यादा सफल रही, और ये साइंस फिक्शन थी, 1970 में आई। तो स्टूडेंट, जैसा कि राइटर के बारे में हमें पता लग रहा है कि साइंस फिक्शन लिखते हैं, थ्रिलर लिखते हैं, तो हमारी ये कहानी भी लगभग ऐसी ही होगी, साइंस फिक्शन की तरह ही होगी। बैकग्राउंड क्या है स्टोरी की, थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो थर्ड लेवल है आपका, ये जो लेसन है, प्रेजेंट लेसन जो पढ़ रहे हैं हम, ये पब्लिश हुआ था इन द मैगजीन ऑफ फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन इन 1952, यानी 1952 में ये लेसन पब्लिश हुआ था एक मैगज़ीन में, जिसका नाम था द मैगज़ीन ऑफ फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन। अब इस स्टोरी के अंदर टाइम और स्पेस का सब कुछ कनेक्शन हमें नज़र आता है। चार्ली, हमारा जो मेन करेक्टर है, नरेट्स हिज अनयूजुअल एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग बीन टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क। और जबकि वहाँ पर क्या है कि सिर्फ 2 लेवल है, कंस्ट्रक्शन 2 लेवल पर हुई है, लेकिन हमारे जो कहानी का मेन नायक है चार्ली, वो थर्ड लेवल की जो है विजिट करता है, थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है। तो हम इसको ये कहते हैं, ये साइकोलॉजिकल जर्नी है ऑफ द नरेटर इनटू पास्ट, प्रेजेंट एंड मूव्स टुवर्ड्स फ्यूचर। अब ये सारे जितने पॉइंट्स हैं हमने जो इस स्लाइड के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, इनको आपने बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि पूरी की पूरी हमारी कहानी इन्हीं पॉइंट्स के आसपास चलेगी। मेन कैरेक्टर एक बार जान लीजिए, चार्ली 31 ईयर ओल्ड है, लुइसा चार्लीज वाइफ, सैम वेनर ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। स्टूडेंट, साइकेट्रिस्ट वो पर्सन होते हैं जो मानसिक तौर पर बीमार लोगों का इलाज करते हैं, जो मानसिक तौर पर बीमार लोगों का इलाज करते हैं। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड होती हैं, जिन्हें हम नॉर्मल कोई शब्दावली नहीं दे सकते, जैसे डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, बाकी इस तरह की कुछ बीमारियां होती हैं जिनका ट्रीटमेंट हम साइकियाट्रिस्ट के थ्रू करवाते हैं। तो एक ऐसा ही साइकियाट्रिस्ट इस कहानी में है जिसका नाम है सैम वेनर। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं रेल ट्रैक से ही। जो रेलवे नेटवर्क है न्यूयॉर्क का, वहाँ पर यह कहा जाता है कि 4 नेटवर्क रेलवे के वहाँ पर अवेलेबल हैं न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क सेंट्रल, द न्यूयॉर्क, द न्यू हेवन और हार्टफोर्ड। और तीसरे लेवल की जो बात है, थर्ड लेवल की जो बात है, नो थर्ड लेवल कंस्ट्रक्टेड बाय द न्यूयॉर्क रेल अथॉरिटीज़ एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ये बात फैक्ट है। ये जैसी आपकी कहानी शुरू होती है, वहाँ पर ये कहानी में ये बात शुरू हो जाती है कि न्यूयॉर्क रेल अथॉरिटीज़ ने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर कोई थर्ड लेवल नहीं बनाया, लेकिन चार्ली क्लेम करता है ही हैड बीन टू द थर्ड लेवल वंस एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब देखिए, रियलिटी में कोई चीज़ है नहीं, और वहाँ कोई व्यक्ति घूम के आ जाए, कोई व्यक्ति वहाँ जाके आ जाए, तो आप ये सोचिए कि उस व्यक्ति का किस तरह का एक नज़रिया होगा, वो व्यक्ति कैसा होगा, इसका आप अंदाज़ा लगाना शुरू कीजिए
क्योंकि मैं यहाँ निष्कर्ष नहीं देने वाला हूँ आपको। अब मॉडर्न वर्ल्ड की रियलिटी को जान लीजिए स्टूडेंट्स। आज अगर हम ये बात करें 1954 की, तो आज हम उससे 70 साल आगे आ गए हैं। तो हम 70 साल और आगे बढ़े हैं, तो इन 70 साल में भी हमें वही ऐसी ही रियलिटी नज़र आती है जैसी 1950s 1945 यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की है। क्या है? और ख़ास तौर पे हम पोस्ट कोविड की भी बात करने वाले हैं। हमारा मॉडर्न वर्ल्ड क्या है? फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। हम लोग अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, हमारे कोई सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास। हमें लगता है कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है, जैसे नहीं, अच्छा नहीं हो रहा है। फियर, हमें डर है, हम डरते हैं। ये नहीं कि हम किसी आदमी से डरते हैं, हम हर चीज़ से हमें डर लगता है। वॉर, युद्ध की हम बात करते हैं। वरी, चिंता, तनाव, और इन सभी बातों से एवरीबॉडी वांट्स टू एस्केप। हर व्यक्ति एक एस्केप रूट तलाश करता है, वो बचकर निकलना चाहता, वो उस सच्चाई का सामना नहीं करना चाहता। जो सच्चाई, जो समस्याएं, जो मुसीबतें, जो चैलेंजेस उसके सामने हैं, वो उन चैलेंजेस से बचना चाहता है, उनसे कहीं दूर चले जाना चाहता है। इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं? वी सीक अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, कि कुछ पल हमें ऐसे मिले जब हमें उस सच्चाई का सामना ना करना पड़े। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको लगता है कि पॉसिबल है कि आप उस सच्चाई से, उस चैलेंज से, लाइफ की उन चीज़ों से आप कभी बच पाएंगे? क्या सदा के लिए आप उनसे दूर जा सकते हैं? तो ऐसा होना संभव नहीं है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब हमने दोनों पक्ष जान लिए हैं। अब हम चलते हैं चार्ली का एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि अभी तक हमने ये बात की ना, थर्ड लेवल पे गया है। मन में क्वेश्चन ये भी उठेगा कि वो थर्ड लेवल पे गया है या वैसे ही बोल रहा है। तो थर्ड लेवल पे जाने का कोई सबूत भी आएगा, है ना। फिर मॉडर्न वर्ल्ड के साथ कैसे उसके थर्ड लेवल की विजिट है वो जुड़ी हुई है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए चार्ली के एक्सपीरियंस को देखते हैं। अब कहानी की जो शुरुआत है आपकी, जो कहानी को मैंने सिस्टमाइज़ किया तुम्हारे लिए, कि एक रात को ही वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम हिज ऑफिस। बहुत लेट हो गया था चार्ली, और वो अपने घर वापस आ रहा था। अब जो लोग डेली रात को जिस तरह या कभी लेट हो जाएं तो घर चलते हैं, तो उनको शॉर्टकट रास्ते भी पता होते हैं कि मुझे अब कौन सा रास्ता पकड़ना है ताकि मैं घर बहुत जल्दी से पहुंच जाऊं। तो उसने क्या किया? सबवे लिया फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि ये सबवे बस से ज़्यादा तेज़ उसे घर पहुंचा सकता था। और वहाँ से उसने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे एंटर किया, और उस गली का नाम एवेन्यू, वेंडरबिल्ट एवेन्यू से उसने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एंट्री ली। ही वेंट डाउन टू द स्टेप्स, फर्स्ट लेवल पे पहुंच गया नीचे जाके, जहाँ से 20th सेंचुरी की जो ट्रेन्स हैं वो चलती हैं। जैसे नॉर्मल ट्रेन चलती है वैसा ही एक लेवल है। देन फ्रॉम देयर, तो फर्स्ट लेवल से वो ही रीच टू द सेकेंड लेवल, जहाँ से सब अर्बन ट्रेन चलती है। और वहाँ से अब ध्यान देने की बात यह है कि अभी तक हम यही बात कर रहे हैं कि वहाँ दो ही लेवल हैं, फर्स्ट और सेकेंड। सेकेंड लेवल जहाँ से सब अर्बन ट्रेन चलती है, बट फ्रॉम देयर ही गॉट लॉस्ट एंड रीच टू द थर्ड लेवल। अब देखिए उसने क्या क्या कहता है, देयर कहता है ही वॉज अलोन इन द कॉरिडोर, कहता जो कॉरिडोर जा रहा था ना, मैं बिल्कुल अकेला था, एंड कुड लिसन द एम्प्टी साउंड ऑफ हिज ओन फुटस्टेप्स, और कहता मुझे अपने ही पैरों की निशान जो आवाज़ थी वो भी मुझे सुनाई दे रही थी। यानी उस कॉरिडोर के अंदर और कोई नहीं था सिवाय चार्ली के, और चार्ली चलता जा रहा उस कॉरिडोर के अंदर, एंड रीच द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और वहाँ से चलते चलते वो अचानक थर्ड लेवल पर एंट्री हो जाती है। अब देखिए चार्ली थर्ड लेवल तक पहुँच गया है। अब आपको ये देखना है डिस्क्रिप्शन क्या की है उसने एट द थर्ड लेवल। इतने सुंदर शब्दों में उसने डिस्क्राइब किया है थर्ड लेवल पर,
उसको जानिए, उसको समझिए। फीचर्स ऑफ थर्ड लेवल क्या है? रूम्स वर स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स। वहाँ की जो टिकट जो है विंडो है वो बहुत कम है, ट्रेन गेट जो है वो छोटे हैं। इंफॉर्मेशन बूथ सेंटर में है, वो लकड़ी का बना हुआ है, पुराना नज़र आता है। और जो बूथ के अंदर आदमी है उसने ग्रीन आई शेड और लॉन्ग स्लीव प्रोटेक्टर डाले हुए हैं। लाइट डिम है, जो लाइट हैं वो फ्लिकर कर रही हैं, जल रही हैं, बंद हो रही हैं, मतलब लहरा रही हैं। तो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स हैं। आप देखते जाइएगा, बिल्कुल उसने एग्जैक्ट वर्णन किया है जैसा वो महसूस करता है कि उसने वो चीज़ें वहाँ देखी हैं। ब्रास पिटन्स ऑन द फ्लोर है। अ मैन वॉज पुलिंग गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। अब देखिए उस टाइम में जो वॉच होती थी वो, अभी तो हम रिस्ट वॉच होती हैं, पहले वॉच जो है वो पॉकेट के अंदर डाला करती, तो उसको निकाल के उसको खोल के टाइम देखा करते। ही वोर ए डर्बी हैट, ब्लैक 4 बटन सूट विद टाइनी लेपल्स, बिग ब्लैक हैंडल बार मोस्टेच, मूछें उसकी बड़ी थी। अब राइटर क्या कहता है कि व्हेन ही लुक्ड अराउंड ही सा एवरीवन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, के हर व्यक्ति ने 1890 के आसपास का जो ड्रेसेस हैं वो ड्रेसेस उन्होंने डाली हुई थी। अब एक वुमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट। उसकी जो ड्रेस थी, लेग ऑफ मटन स्लीव्स, स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़, यानी हाई बटन शूज़ थे और उनके ऊपर स्कर्ट जो थी वो लंबी थी। और वहाँ पे एक स्मॉल कुरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव था विद ए फनल शेप्ड स्टैक। और इवेंट क्या हुए वहाँ पर, यानी देखिए वो कितने इवेंट एक्सप्लेन कर रहा है, स्टोरी में ये बता रहा है थर्ड लेवल पर उसने क्या क्या देखा है। द वर्ल्ड न्यूज़पेपर का उसने एडिशन देखा जिसकी डेट थी 11 जून 1894, जो उसने न्यूज़पेपर वहाँ देखा। और कमेंट क्या करता है कि वर्ड जो है, जो न्यूज़पेपर है, हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, कहता अभी तो ये पब्लिश नहीं होता, और उसने इसको वहाँ पर देखा है। द लीड स्टोरी सेड, अब उसमें द वर्ड में क्या स्टोरी छपी थी, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ छपी थी। स्टूडेंट्स आपको ये जानना जरूरी है कि प्रेसिडेंट जो क्लीवलैंड थे उनका कार्यकाल 1885 से 1889 और 1893 से 1897 का है। और न्यूज़पेपर कब का है, 1894 11 जून का एडिशन है, यानी क्लीवलैंड के दूसरे कार्यकाल का जो है एडिशन है। ही वेंट अप टू द टिकट विंडो, अब क्या है वो टिकट विंडो तक जाता है, टू परचेज 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलियोनिस। गेल्सबर्ग जाने के लिए वो 2 टिकट खरीदना चाहता है क्योंकि अपनी पत्नी लुइसा के साथ वो गेल्सबर्ग जाना चाहता है। अब नो समथिंग अबाउट गेल्सबर्ग, चलिए वो गेल्सबर्ग क्यों जाना चाहता है, अब गेल्सबर्ग के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि वो गेल्सबर्ग जाना क्यों चाहता है। एक वंडरफुल टाउन है, बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, बड़े मकान हैं, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन हैं, ट्रेमेंडियस ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ हैं, हुज ब्रांचेज रूफ द स्ट्रीट्स, यानी जो स्ट्रीट्स हैं, जो गलियां हैं, उनके किनारे पर बड़े बड़े पेड़ हैं और जिनकी ब्रांचेज आपस में मिलकर उस गली के ऊपर एक छत बना देती हैं। समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, समर इवनिंग्स काफ़ी लंबी होती हैं और लोग अपने लॉन में बैठते हैं। द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, लोग सिगार पीते हैं, आराम से एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, यानी लेजर टाइम होता है उनके पास, उनके जीवन में भगदड़ नहीं है। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, जिस तरह हमारे यहाँ सिलाई कढ़ाई होती है तो वैसे ही वहाँ पर जो वेमेन है पाम लीफ फैंस बना रही हैं। विद फायर फ्लाइज ऑल अराउंड इन ए पीसफुल वर्ल्ड, यानी वो आसपास बिल्कुल गेल्सबर्ग के आसपास बिल्कुल पीस है, शांति है। और फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार्स वर फार ऑफ फ्रॉम दैट डेट। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 1919 और 1939
और हम बात कर रहे हैं 1894 की, तो 6 साल वो और 19 ये, यानी लगभग 25 साल अभी वर्ल्ड वार 1 में पड़े हैं और लगभग 40 साल वर्ल्ड वार 2 में पड़े हैं। यानी वो इतने पीछे समय की जाकर बात करता है। अब एनकाउंटर विद द क्लर्क, अभी वो 3rd लेवल पर ही है। वो गेल्सबर्ग के लिए टिकट खरीदना चाहता है। मैंने बीच में एक स्लाइड डाली आपके लिए कि वो गेल्सबर्ग क्यों जाना चाहता था, तो हमने बात कर ली। अब वापस हम आते हैं 3rd लेवल पर ही। वो टिकट काउंटर पे जो है, अब वो क्लर्क पैसे गिन रहा है कि कितना किराया बनता है, और जब नरेटर अपने पैसे काउंट कर रहा था उसके सामने ही क्लर्क उसे घूर के देख रहा था, स्टेरिंग हिम। ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मनी, उसने वो पैसे लेने से मना कर दिया, नहीं, कहता ये हमारे टाइम के पैसे नहीं है। क्लर्क ने सोचा कि शायद वो उसे फेक करेंसी दे रहा है, नकली नोट दे रहा है। सो द नरेटर गोट आउट फास्ट, तो नरेटर को लगा कि अगर मैं इस नोटों के लिए पकड़ा गया तो मुझे जेल हो जाएगी, तो वो वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। ही रिटर्न द सेम वे ही एंटर्ड, और जिस रास्ते उसने प्रवेश किया था उसी रास्ते से वो बाहर आ जाता है। यानी अब हमारा जो नरेटर है चार्ली, वो 3rd लेवल से बाहर आ जाता है। नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, अब उसके बाद चार्ली ने बहुत बार कोशिश की कि वो 3rd लेवल पर जाए, बट उसे 3rd लेवल का वो कॉरिडोर कभी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो कॉरिडोर वहाँ पर था ही नहीं। लेकिन एक दिन उसका जो फ्रेंड था सैम, वो डिसअपियर हो जाता है। नोबडी न्यू वेयर ही वॉज गॉन, किसी को नहीं पता था वो कहाँ गया, अचानक वो गायब हो जाता है। हालांकि जब नरेटर की, चार्ली की और सैम की बात होती है तो सैम यही कहता है उसको कि चार्ली, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप जो है अचानक किसी ऐसे लेवल पर चले जाएं, ऐसी जगह चले जाएं जो जगह इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन चार्ली मानने से मना कर देता था। अब चार्ली भी जो देखा कि सैम गायब है, अब किसी को नहीं पता लगा वो कहाँ गया, लेकिन नरेटर्स को थोड़ा सा शक था कि वो गेल्सबर्ग गया होगा। अब देखिए अभी तक उसके पास कोई हिंट नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, तो उसको अब भी ये लगता है कि शायद वो गेल्सबर्ग गया होगा, बिकॉज ही लव्ड टू हियर अबाउट गेल्सबर्ग, क्योंकि सैम उसे लगता था कि वो गेल्सबर्ग के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। अब चार्ली को फर्स्ट डे कवर की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। ये कंसेप्ट है जिसे आपको जानना चाहिए। फर्स्ट डे कवर क्या होता है? जब एक नई स्टैंप इशू होती है स्टूडेंट्स, डाक टिकट जिसको हम कहते हैं, तो स्टैंप कलेक्टर क्या करते हैं, अब वो डाक टिकट खरीदते हैं विंडो पे और उसको एक लिफाफे के ऊपर लगाते हैं और उस लिफाफे पे वो अपना एड्रेस लिखते हैं। और फर्स्ट डे ऑफ द सेल वो ये काम करते हैं और उस पर क्या होता है, अपना ही एड्रेस लिखते हैं, खाली पेपर उसके अंदर डाल देते हैं और उसके ऊपर जो डाक की स्टैंप लगती है, पोस्ट ऑफिस की जो स्टैंप लगती है, वो प्रूफ होता है कि ये टिकट उस दिन खरीदा गया। इस एनवलप को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। यानी वो एनवलप जिस पे जो डाक टिकट रिलीज़ हुई है वो लेकर उसको डाला, उसको जो है उस एनवेलप पे लगाया जाता है, उसे फर्स्ट डे कवर कहते हैं। और ये फर्स्ट डे कवर्स कभी खोले नहीं जाते। क्यों? क्योंकि जो, अब मान लीजिए मैंने एक डाक टिकट खरीदी, मैंने एक एनवेलप पे लगाई, अपना एड्रेस लिखा और मैंने पोस्ट कर दिया, उस पर स्टैंप लगी, मुझे पता है ये मैंने लिखा है और उसके अंदर जो है कुछ नहीं होगा, खाली कागज़ है, तो उसको कभी भी नहीं खोला जाता, वो फर्स्ट डे कवर ऐसे ही रखे जाते हैं। अब एक मिस्टीरियस फर्स्ट डे कवर मिलता है चार्ली को। ये कवर जो है मेल किया था उसके ग्रैंडफादर को एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, और उस पर एड्रेस क्या था, 1941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलियोनिस, और डेटेड 18 जुलाई 1894। स्टैंप 6 सेंट की थी, डल ब्राउन कलर था, प्रेसिडेंट गारफील्ड की उसके ऊपर पिक्चर बनी हुई थी, और देयर वाज ए नोट इनसाइड इट एंड साइंड बाय सैम। अब स्टूडेंट्स अभी हम बात करके हटे हैं कि फर्स्ट डे कवर खाली पेज होता था अंदर, और खुद जो खरीदने वाला है वो अपना एड्रेस जो है उस पर लिख के अपने को पोस्ट करता था, इस प्रूफ के लिए कि जो स्टैंप लगी है वो प्रूव कर दे कि इट इज़ ए फर्स्ट डे कवर।
लेकिन उसके अंदर एक लेटर भी है जो साइन किया हुआ है सैम का, और सैम ने उसके दादाजी को भेजा है 1894 में, जबकि कहानी हमारी पब्लिश होती है 1952 में। तो यानी कहीं ना कुछ जो है, अब बातें हमारे आगे थोड़ा सा बढ़ने लगी है। सैम वॉज फाउंड एट गेल्सबर्ग। देन द नरेटर फाउंड दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। अब चार्ली को ये भी पता लगा कि सैम ने $800 के जो है पुरानी करेंसी खरीदी है जो 1894 में चलती थी। जैसे हमारे 500 और 1000 के जो नोट बंद हो गए हैं, अब वो पुराने नोट हो गए हैं। अगले 10 साल 20 साल बाद जो है वो नोट अगर हम देखेंगे तो किसी के पास उसमें पड़े होंगे जो उन्होंने 1-2 नोट अपने लिए जो संभाल कर रखते थे कि कोई भी नया नोट आता था तो उसके लिए सिर्फ वो कलेक्शन होगी, अदरवाइज चलन में नहीं होंगे। और उस लेटर में सैम रोट कि ही हैड फाउंड द थर्ड लेवल। अब सैम ने लिखा चार्ली को कि मैं थर्ड लेवल पर पहुंच गया हूं और इज़ एट गेल्सबर्ग फॉर 2 वीक्स, और मैं गेल्सबर्ग में 2 सप्ताह से हूँ। ही इन्वाइटेड चार्ली एंड लुइसा देयर। कहता चार्ली और लुइसा आप वहाँ आ जाओ। ही आल्सो सेज दैट ही शुड कीप ट्राइंग टू फाइंड थर्ड लेवल। स्टूडेंट्स, यहाँ आप इस लाइन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। एक तरफ तो सैम इनवाइट कर रहा है चार्ली को और उसकी वाइफ लुइसा को कि आप थर्ड लेवल से होते हुए आप गेल्सबर्ग आ जाओ, लेकिन दूसरी तरफ वो उसे ये भी कहता है कि उसे कोशिश करनी चाहिए थर्ड लेवल को फाइंड आउट करने की। वो उसको रास्ता नहीं बता रहा है, उसको कोशिश करने के लिए कह रहा है कि तुम कोशिश करो कि तुम थर्ड लेवल पर आ जा सकते हो। अगर सैम को पता ही होता तो खुद ही उसको रास्ता बता देता कि वहाँ से आना है। यानी कुल मिलाकर ये स्थिति है कि अब हमें चार्ली के बारे में कुछ कुछ अब पता लगना शुरू हो गया है। तो कुछ टिपिकल पॉइंट्स हैं, उन पे बात कर लेते हैं। नंबर 1, सैम का जो लेटर है डेटेड 18 जुलाई 1894। सैम का इसको मेल कहाँ पर किया है? चार्ली के ग्रैंडफादर को किया है, चार्ली को नहीं किया गया है। चार्ली ने इस मेल को कभी पर्सनली रिसीव नहीं किया। सैम्स लेटर रिवील्ड दैट ही हैड फाउंड थर्ड लेवल एंड ही हैज़ नाउ रीच्ड गेल्सबर्ग and is living happily. Sam has also invited Charlie and Louisa to Galesburg. Date on the letter is July 18, 1894. तो स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है कि इस पे जो डेट है 1894 की, और सैम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चार्ली से मिला है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चार्ली के साथ इस तरह की, और चार्ली की उम्र कितनी बताई मैंने? 31 ईयर्स। अगर मैं एक कहानी ये भी मान के चलूँ कि 1945, 47, 48 के आसपास लिखी गई होगी, है ना, तब भी चार्ली की जो एज है, तब भी चार्ली का 1894 से डायरेक्ट कोई रिलेशन शायद नहीं होता है। तो ये जो डेट है, इस डेट से हमें ये अंदाज़ा लगता है कि ये कुछ ना कुछ चार्ली के मन की दूसरी जो भावनाएं हैं, जो एस्केपिज्म है, कहीं ना कहीं वो हो सकता है। तो इट कैन बी सेड दैट इट इज इज अनदर वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। कहता जागते हुए सपना देखना, ये उन लोगों के साथ होता है जिनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो मॉडर्न जो प्रेशर है हमारे पास, उन प्रेशर्स में वो पर्सनैलिटीज़ कुछ डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, कुछ उनमें चेंज आते हैं, और ऐसे चेंज आते हैं कि आदमी शायद खुद नहीं जानता, उनके कारण नहीं जानता, और दूसरा कोई बताए तो शायद उनको विश्वास भी नहीं करता। अब स्टूडेंट्स, हमारे लिए लेसन क्या है? हम क्या चीज़ सोचते हैं कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी, और हम सब उस चिंता से, तनाव से मुक्ति पाना चाहते हैं। यानी हम टेम्परेरी रिफ्यूज़ चाहते हैं रियलिटी से। और क्योंकि आज का टाइम इतना स्ट्रेस का है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं। अब जैसे आप कोविड-19 का ही ले लीजिए। कोविड-19 में जब हम 3 सप्ताह अपने घरों में रहे, तो आप बच्चे हैं, ठीक है, आप इतना ज़्यादा शायद नहीं सोच पाते, लेकिन आप अपने पेरेंट्स की सोच के देखिए जो काम करते थे। बहुत चेंज आए होंगे आपके घर में इसके बाद। चाहे अब लॉकडाउन हट गया है, लेकिन बहुत चेंज आपकी लाइफ में आए हैं, बहुत चेंज हम लोगों की लाइफ में आए हैं।
अब भी हम बाहर जाने से डरते हैं, अब भी हम दूसरों से मिलने से डरते हैं, अब भी हम हैंडशेक नहीं करते। तो ये क्या है कि एक प्रेशर है कि एक बीमारी हम कैरी करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि जाओ हाथ मिलाओ और घुल मिल जाओ। मैं कहता हूँ कि आपको ये चीज़ जाननी चाहिए कि कितना बड़ा प्रेशर हम लोगों के ऊपर है इस समय, और धीरे धीरे जब आगे कुछ टाइम बीतेगा तो ये प्रेशर धीरे धीरे हम लोगों को कई तरह से घेरना शुरू करेगा। बहुत से लोगों की नौकरी भी गई होगी, नई जॉब उन्हें तलाश करनी है, नई जॉब शायद अभी ना मिले, जब तक नहीं मिलेगी तब तक चिंता, तनाव, परेशानी, बच्चों की एजुकेशन का प्रेशर। तो इस तरह के प्रेशर जब पड़ेंगे तो इंसान कई बार टूट जाता है, तो उसकी लाइफ में भी चेंज आते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो टेम्परेरी रिफ्यूज़ तलाश करते हैं, अपनी रियलिटी को छोड़ना चाहते हैं। तो उसमें क्या घटता है किसी के साथ, ये कोई नहीं जानता। तो स्टूडेंट्स, हमारे लिए ये है कि हम जिस भी स्थिति में हों, अपने कैलिबर पर विश्वास करें, अपने आप पर विश्वास करें, उन चैलेंजेस को स्वीकार करें और हम अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहें। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।